इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म जो टर्म है ये किसने दी बेसिकली। इसका जो डिस्क्रिप्शन है सबसे पहले किसने दिया, एक साइंटिस्ट आर्किबाल्ड आर्किबाल्ड ई गैरॉड ने दिया। ठीक, आर्किबाल्ड ई गैरॉड ने क्या किया कि एक बुक लिखी। ठीक, उसका नाम क्या दिया उसने, इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो हम आज इसी टॉपिक की बात करने वाले हैं। ध्यान से बात सुनिए कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस चलती हैं, ठीक है, जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस चलती हैं उनको कंप्लीट करने के लिए हमें एंजाइम्स की नीड होती है, पता होगा आपको। ठीक है, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है, तो बायोकेमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, एंजाइम्स की नीड होती है। ठीक, एंजाइम्स। और एंजाइम्स बेसिकली क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, मेजर ऑफ द एंजाइम्स होते हैं क्या, प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन कैसे बनता है, जब एमआरएनए बनता है डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, उसके बाद में एमआरएनए का ट्रांसलेशन होता है, ठीक है, तब क्या बनता है, तब प्रोटीन बनता है। क्लियर। तो मतलब क्या है कि जो प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है या जो एंजाइम बनाने की इंफॉर्मेशन है वो कहां पर होती है, वो जीन्स के पास में होती है। किसके पास में होती है, जीन्स के पास में। क्लियर। अगर जीन के अंदर कोई म्यूटेशन नहीं हुआ है, ठीक है, अगर जीन के अंदर कोई म्यूटेशन नहीं हुआ है तो मतलब नॉर्मल एंजाइम बनेगा और हमें नॉर्मल प्रोडक्ट मिल जाएगा। एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर क्या है कि एक रिएक्शन हो रही है, ठीक है, ए रिएक्टेंट है, इसको क्या बनाना है, बी बनाना है, और बी को आगे जाके क्या बनाना है, सी प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, और सी को आगे जाके मान लीजिए डी प्रोडक्ट बनाना है। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स हमने बायोलॉजिकल रिएक्शन समझने के लिए ली है। ठीक है, इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म के अंदर जो जीन्स के अंदर म्यूटेशन होने वाले हैं, इस टॉपिक को समझने के लिए हमने क्या किया है, एक बायोकेमिकल रिएक्शन ली है। ठीक है, आइए समझते हैं इसको कि मान लीजिए जो ए प्रोडक्ट है हमारे पास, एक्चुअल में जो ए रिएक्टेंट है, ठीक है, इसको बी प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक एंजाइम चाहिए, एंजाइम चाहिए। ठीक, एंजाइम चाहिए। जब ये एंजाइम प्रेजेंट होगा तब क्या होगा कि जो ए सब्सटेंस है वो बी प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक, और जो नेक्स्ट एंजाइम है, ठीक, एंजाइम फर्स्ट जो है, एंजाइम सेकंड जो है मान लीजिए, वो क्या करेगा, बी सब्सटेंस को सी प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर देगा। और एंजाइम थ्री जो है, एंजाइम थ्री जो है वो क्या करेगा, सी प्रोडक्ट को डी प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर देगा। और मान लीजिए हमें जो फिनोटाइप मिल रहा है, जीन्स क्या करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, प्रोटीन बना के ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के थ्रू, और अपना फिनोटाइप देते हैं। तो मान लीजिए हमें जो फिनोटाइप मिल रहा है वो किसके कारण मिल रहा है, वो डी के कारण मिल रहा है, इस डी सब्सटेंस के कारण मिल रहा है। ठीक, तो फिनोटाइप हमें कब मिलेगा, जब ये बायोकेमिकल रिएक्शन जो कंप्लीट होगी। ठीक है, कंप्लीट कैसे होगी, जब ये तीनों के तीनों एंजाइम प्रेजेंट होंगे। ठीक, अगर मान लीजिए इनमें से एक भी एंजाइम एब्सेंट है, अगर इनमें से एक भी एंजाइम एब्सेंट है तो हमें डी प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला, क्योंकि अगर एंजाइम फर्स्ट नहीं है तो ए से बी नहीं बनेगा, अब बी नहीं बनेगा तो सी बनना इम्पॉसिबल है। अगर मान लीजिए ए से बी बन गया एंजाइम फर्स्ट की प्रेजेंस में और एंजाइम सेकंड नहीं है तो सी नहीं बनेगा। ठीक है, इसी टाइप से आप डी को भी समझ सकते हैं। तो मतलब तीनों के तीनों एंजाइम अपनी अप्रोप्रिएट कंडीशन के अंदर होने चाहिए, तब हमें जाकर कहीं पर क्या होगा कि एक जीन जो है अपना फिनोटाइप एक्सप्रेशन दे पाएगा। क्लियर। अब मान लीजिए कोई यहाँ पर म्यूटेशन हो जाता है किसी जीन के अंदर, ठीक है, किसी जीन के अंदर म्यूटेशन हो गया तो ये नॉर्मल एंजाइम नहीं बनेगा। अब नॉर्मल एंजाइम नहीं बनेगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो फाइनल प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पर इनिशियल प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और इसके कारण क्या है कि हमें जो फिनोटाइप है वो ऑब्जर्व नहीं होगा। ठीक है, जो फिनोटाइप हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। क्लियर। तो जो इनबॉर्न एरर्स हैं मेटाबॉलिज्म के, ठीक है, ये क्या है, मेटाबॉलिज्म के अंदर हमने एक बायोकेमिकल रिएक्शन ली है। इनबॉर्न एरर्स का मतलब क्या है कि जो जन्मजात होते हैं, ठीक है, जब पैदा होते हैं तभी होते हैं वो। क्लियर, जन्म के साथ ही होते हैं वो। और उसके अंदर होता क्या बेसिकली कि जीन्स के अंदर म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, जीन्स के अंदर क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है। इसके कारण हमें जो एरर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, जीन्स के कारण, जीन्स के अंदर म्यूटेशन होने के कारण हमें जो एरर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो कि इनबॉर्न होते हैं, मेटाबॉलिज्म के होते हैं, इससे उन्हें क्या बोल देते हैं, इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं। ठीक, आइए पहले बात करते हैं जो इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं कि बेसिकली रिसेसिव जीन म्यूटेशन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रिसेसिव। एक्चुअल में ये कब होते हैं,
ये जो इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म है ये हमें कब शो होते हैं, जब कोई रिसेसिव जीन म्यूटेशन हो जाए। क्या हो जाए? रिसेसिव जीन म्यूटेशन हो जाए। ठीक, रिसेसिव जीन म्यूटेशन होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो जीन के अंदर म्यूटेशन होगा वो रिसेसिव फॉर्म के अंदर चला जाएगा। ठीक, मतलब जब होमोजाइगस कंडीशन आएगी तब वो जो फिनोटाइप है, ठीक है, हमें एक्सप्रेस नहीं होगा, क्योंकि रिसेसिव जो जीन है, क्योंकि रिसेसिव जीन क्या होते हैं, अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन के अंदर एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पर एक डोमिनेंट फॉर्म प्रेजेंट हुई तब भी हमें नॉर्मल फिनोटाइप मिल जाएगा, लेकिन अगर होमोजाइगस कंडीशन बन गई रिसेसिव की तब हमें जो एरर है वो देखने को मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्या होता है कि ये इक्वली इफेक्ट करता है, इक्वली इफेक्ट करता है प्रोजेनी को। ठीक है, मेल हो चाहे फीमेल हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, मतलब ये सेक्स लिंक नहीं होता। ये क्या होता है? बेसिकली ऑटोसोमल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? ऑटोसोमल होते हैं। क्लियर? क्या होते हैं? ऑटोसोमल होते हैं। ठीक, और ये कब होते हैं? अपने आप को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करते हैं, ये बात ध्यान रखें, क्योंकि रिसेसिव होते हैं, अपने आप को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर? एक बात और ध्यान रखें कि ये हमें कब शो होते हैं इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, जब कोई स्पेसिफिक एंजाइम नहीं बनता है। ठीक है, हमने ये एग्जांपल देखा, तो इसके अंदर क्या है कि एंजाइम नहीं बन रहा, तो मतलब जब कोई स्पेसिफिक एंजाइम नहीं बनेगा, स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो नहीं बनेगा, तब हमें ये जो एरर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। ठीक, सिंपल बातें आपको समझ आई होंगी। आइए क्या एग्जांपल लेते हैं हम लोग, फेनिल एलेनिन जो अमीनो एसिड है, क्या है? फेनिल एलेनिन। फेनिल एलेनिन एक क्या है? अमीनो एसिड है। ठीक, इसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है नॉर्मल कंडीशन के अंदर? नॉर्मल कंडीशन के अंदर जब जीन नॉर्मल होता है तो वो क्या करता है? एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है। ये मान लीजिए कि ये क्या है? एक जीन है। ठीक है, ये जीन क्या कर रहा है? एक एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, इसका नाम क्या है? फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक, और फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस के अंदर फेनिल एलेनिन जो अमीनो एसिड है ये टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? अब टायरोसिन जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए अमीनो एसिड है। क्यों? क्योंकि जो थायरोक्सिन हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, थायरोक्सिन जो हार्मोन है, T3 T4 थायराइड हार्मोन जिसको बोलते हैं, वो बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? हमें टायरोसिन चाहिए होता है। ठीक, और टायरोसिन का यूज और कहीं पर भी होता है। कहां पर होता है? मेलानिन पिगमेंट जो होता है, मेलानिन पिगमेंट जो होता है, जो कि स्किन कलर प्रोवाइड करता है, उसको बनाने के लिए क्या होता है? टायरोसिन हमें चाहिए होता है। क्लियर? एक बात और ध्यान रखें कि जो अमीनो एसिड कौन सा है? फेनिल एलेनिन, ये क्या है? एसेंशियल अमीनो एसिड है। क्या है? एक्चुअल में इसे हमें डाइट में ही लेना पड़ता है। क्या है? एसेंशियल अमीनो एसिड है, तो मतलब ये क्या है कि बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होगा। ठीक, इसे हमें डाइट में ही लेना पड़ेगा। क्लियर? अब देखिए, अगर जीन के अंदर म्यूटेशन हो चुका है, कौन से जीन के अंदर? जो जीन फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज को बना रहा है, तब यहाँ पर इफेक्ट क्या हमें देखने को मिलेगा कि जो फेनिल एलेनिन है वो टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, हमने ये एग्जांपल देखा, उसी टाइप से इधर होगा कि टायरोसिन जब नहीं मिलेगा हमें, ठीक, तब क्या होगा? ना तो थायराइड हार्मोन्स जो हैं वो बनेंगे अच्छे से, ठीक है, नहीं बने वहीं, और जब वो नहीं बनेंगे टायरोसिन के एब्सेंस में, तो टायरोसिन के एब्सेंस में मेलानिन भी नहीं बनेगा। अब मेलानिन नहीं बनेगा तो स्किन कलर नहीं मिलेगा, जब स्किन कलर नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगी? अल्बिनिज्म की कंडीशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? अल्बिनिज्म की कंडीशन बन जाएगी। ठीक, अब थायराइड हार्मोन जो होते हैं वो जरूरी होते हैं मेंटल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए क्या होते हैं? जरूरी होते हैं। अगर थायराइड हार्मोन नहीं हुए तो क्या हो जाएगा? मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको एक बात और याद आई होगी कि ये जो सिंगल जीन जो है ये काफी, ये जो सिंगल जीन है जो कि फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज को बना रहा है, ये काफी ज्यादा इफेक्ट को कॉज कर रहा है। ठीक, क्या कर रहा है? काफी ज्यादा इफेक्ट को कॉज कर रहा है, मतलब सिंगल जीन काफी ज्यादा जो फिनोटाइप्स हैं इनको कंट्रोल कर रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये प्लियोट्रॉपी का भी एग्जाम्पल है। क्या है? प्लियोट्रॉपी का भी ये एग्जाम्पल है। क्लियर? अब हम लोग क्या करते हैं कि समझते हैं जो फेनिल एलेनिन का मेटाबॉलिज्म हमने समझा है। ठीक, अब आइए हम देखते हैं कि जो फिनाइल कीटोन्यूरिया हो जाता है, एक डिसऑर्डर है फिनाइल कीटोन्यूरिया,
उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि ये एंजाइम नहीं बन पाता, ठीक है। जब ये नहीं बनेगा तो टायरोसिन नहीं बनेगा, जब टायरोसिन नहीं बनेगा तब क्या होगा, थायरोक्सिन नहीं बनेगा, मेलानिन नहीं बनेगा, तब क्या हो जाएगी, एल्बिनिज्म की कंडीशन हो जाएगी और मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, ठीक है। जो बेबी पैदा होगा मतलब उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा कि वो काफी ज्यादा जो उसका जो ब्रेन है वो डेवलप नहीं होगा, ठीक है, ब्रेन डेवलप नहीं होगा। और लगभग 6 मंथ की एज के बाद में वो जो बेबी है उसको काफी ज्यादा जो क्रिटिकल कंडीशंस है उसका सामना करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अंदर क्या हो जाएगा कि पिगमेंट्स नहीं बनेंगे, तो मतलब हेयर का कलर भी नहीं आएगा, ठीक है, हेयर्स का कलर भी नहीं आएगा, हेयर्स का कलर भी नहीं आएगा, और जो स्किन है उसका भी कलर नहीं आएगा। तो हमने ये समझने की कोशिश की फिनाइल कीटोन्यूरिया को, ठीक है। ये जो कंडीशन थी ये कौन सी थी, फिनाइल कीटोन्यूरिया, कीटोन्यूरिया, ठीक है। ये क्या है, एक एरर है, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये आपको समझ आया होगा। इसके बाद में हम लोग कुछ एक और एग्जांपल्स को देखते हैं इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए। आइए एक और हम लोग बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल पढ़ते हैं इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म का, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक। सिकल सेल एनीमिया के अंदर बेसिकली होता है क्या है कि जो पर्सन होता है जिसको ये डिसऑर्डर होता है, ठीक, जिसको ये एरर होता है, उसके अंदर जो आरबीसी है वो सिकल शेप हो जाती है, ठीक। इस टाइप से आरबीसी जो है वो क्या हो जाती है, सिकल शेप हो जाती है, ठीक। तो बेसिकली एक बात और ध्यान रखें कि ये जो डिसऑर्डर है, ठीक है, ये हीमोग्लोबिन के अंदर जो चेन्स होती हैं, ठीक है, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या है जो बीटा चेन होती है उसके अंदर या फिर उसको बनाने वाले जीन के अंदर कोई म्यूटेशन हो जाए, ठीक है, बेसिकली हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है उसको बनाने वाले जीन के अंदर अगर कोई म्यूटेशन हो जाए, पॉइंट म्यूटेशन हो जाए, तो क्या होता है कि ये हमें सिकल सेल एनीमिया देखने को मिलता है, ठीक। सिंपल वर्ड्स में बात करें तो हम लोग डीप में और पढ़ते हैं कि इसके अंदर चेंज कहाँ पे होता है और क्या चेंज होता है, ठीक। तो एक बात और ध्यान रखें कि जो सिकल सेल एनीमिया है ये क्या है, क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है, क्या है, बेसिकली एक क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है, ठीक। क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है, ध्यान रख बात सुने। हमको ये लगेगा कि नॉर्मली देखने में कि नॉर्मल जो आरबीसी होती है इस शेप की होती है, तो सिकल सेल एनीमिया के अंदर इसकी शेप ये हो चुकी है, तो मतलब क्वांटिटी कम हो चुकी है हीमोग्लोबिन की, ऐसा नहीं है। क्वालिटी जो है वो हीमोग्लोबिन की चेंज होती है यहाँ पर, ठीक। तो आइए देखते हैं इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, ठीक। जो नॉर्मल इंडिविजुअल होता है, जो नॉर्मल इंडिविजुअल होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो बीटा चेन को बनाने वाला जीन होता है, ठीक है, उसके अंदर जब एमआरएनए बनता है तो ये जीन का वो कोडोन होते हैं, ठीक है, ये जीन है। जब इस जीन से एमआरएनए बनता है तो ये एमआरएनए बनता है और ये एमआरएनए क्या करता है प्रोटीन के अंदर, कौन सा प्रोटीन के अंदर, बेसिकली बीटा चेन के अंदर जो 6 पोजीशन है उसके अंदर जो ग्लूटामिक एसिड होता है उसको कोड करता है, ठीक। अब अगर इस नॉर्मल जीन के अंदर चेंज हो जाए, कहां पर चेंज हो जाए, बेसिकली यहां पर चेंज हो जाए, ठीक है, इस थाइमिन को अगर रिप्लेस कर दिया जाए एडेनिन से, ठीक, तो वहां पर जो हमारे पास एमआरएनए बनता है वो क्या बनता है, GUG, ये क्या बनता है हमारे पास एमआरएनए बनता है, ठीक है, ग्वानिन और यूरेसिल ग्वानिन, ठीक। और ये जो फिर एमआरएनए होता है, ठीक है, या ये जो कोडोन होता है एमआरएनए के अंदर, ये किसको कोड करता है, ये वैलिन को कोड करता है, क्लियर। बाकी सारा जो जीन है वो सेम रहता है, लेकिन चेंज कहां पर होता है, बेसिकली इस पोर्शन के अंदर चेंज होता है जिसके अंदर किसको कोड करने की इंफॉर्मेशन होती है, 6 पोजीशन के अंदर जो ग्लूटामिक एसिड है इसको कोड करने की इंफॉर्मेशन होती है। अगर नॉर्मल के अंदर वो ग्लूटामिक एसिड को कोड कर रहा है तो सिकल सेल के अंदर क्या करेगा, वो जो एमआरएनए बनेगा यहाँ से वो वैलिन को कोड करता है, ठीक। ये देखिए यहाँ पर क्या एडेनिन है और यहाँ पर यूरेसिल है, क्लियर। तो वैलिन को कोड करता है जब ये, तो यहाँ पर क्या होता है ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस कर दिया जाता है वैलिन से, ठीक। बाकी चेन सेम रहेगी इधर भी, ठीक, समझने के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, वैलिन आ जाएगा। तो इससे होता क्या है कि जो बीटा चेन है वो एबनॉर्मल हो जाती है, ठीक है, नॉर्मल नहीं रह पाती। और बीटा चेन अगर नॉर्मल नहीं है तो जो आरबीसी है वो क्या हो जाएगी, सिकल शेप हो जाएगी, क्लियर। हम लोग इसको समझने के लिए या फिर इसकी हेरिडिटी को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि जो इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म है, ठीक, ये पॉइंट म्यूटेशन के कारण होते हैं, जीन म्यूटेशन के कारण होते हैं, और अगर एक बार हो जाए तो फिर क्या होते हैं, नॉर्मल मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग ये आगे इनहेरिट होते हैं, ठीक। आइए देखते हैं कि जो नॉर्मल पर्सन होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, HbA से शो करते हैं, ठीक। और जो सिकल सेल का जो विक्टिम होता है उसे हम किससे शो करते हैं,
HBS से HBS, इससे हम लोग क्या करते हैं, उसे शो करते हैं। ठीक, HBA क्या है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल इंडिविजुअल है। और HBS क्या है, जिसको सिकल सेल एनीमिया हो चुका है। ठीक है, हमने बात की थी कि ये जो इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म होते हैं, ये क्या होते हैं, बेसिकली रिसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, और अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन आने के बाद में ही एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो एस यहाँ पर किसको शो कर रहा है कि बीटा चेन के अंदर जो ग्लूटामिक एसिड है 6 पोजीशन पे, उसको वैलिन से रिप्लेस कर दिया गया। ठीक, तो जब ये कंडीशन बन जाती है तब उसको सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। ठीक, सिकल सेल एनीमिया हो जाता है और ये नॉर्मल इंडिविजुअल है। ठीक, इसके अलावा अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन बनती है, ये कंडीशन बनती है HBA और HBS, इसके अंदर क्या है कि एक डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है नॉर्मल वाला। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान रखें कि यहाँ पर को डोमिनेंस शो होती है। क्या होती है, को डोमिनेंस का फिनोमिना शो होता है। ठीक, क्या होता है, को डोमिनेंस का फिनोमिना शो होता है। को डोमिनेंस का फिनोमिना शो होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आरबीसी हैं वो नॉर्मल भी होंगी, उसके साथ में क्या होंगी, सिकल शेप आरबीसी भी होंगी। ठीक है, सिकल शेप आरबीसी भी होंगी, तो मतलब को डोमिनेंस है यहाँ पर। सिकल सेल एनीमिया के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि जो पर्सन है उसके अंदर एनीमिया की कंडीशन बन जाती है। ठीक है, एनीमिया की कंडीशन बन जाती है क्योंकि आरबीसी जो है वो काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, इस टाइप से उसकी शेप रह जाती है, आधी रह जाती है, हम मान सकते हैं। इसके अलावा जो हीमोग्लोबिन है उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी जो है ऑक्सीजन के साथ में, वो भी इफेक्टेड होती है उससे। ठीक, तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि अगर हम बात करें जिसको सिकल सेल एनीमिया हो चुका है, अगर उसके अंदर होमोजाइगस कंडीशन है, ठीक है, तभी उसको क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया होगा और उस पर्सन की डेथ हो जाएगी 20 ईयर्स तक। ठीक है, 20 ईयर्स तक क्या हो जाएगी, उस पर्सन की डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर कोई हेटेरोजाइगस है इस टाइप से, HBA और HBS टाइप से, ठीक, जिसके अंदर नॉर्मल जीन भी प्रेजेंट है और सिकल सेल जीन भी प्रेजेंट है, तो वो जो पर्सन है वो नॉर्मल रहेगा। ठीक है, वो नॉर्मल रहेगा जब तक कि उसको एक्सट्रीम कंडीशन का सामना नहीं करना पड़ता। मतलब हाई अल्टीट्यूड जो है, अगर वहां पर वो नहीं जाता, ठीक है, हाई अल्टीट्यूड मतलब पहाड़ी वगैरह पर वो नहीं जाता, तब क्या रहेगा, वो सेफ रहेगा। या फिर अगर उसको O2 का जो अमाउंट है वो नॉर्मल मिलता रहे, ठीक है, O2 जो है उसको प्रोवाइड होती रहे, तब वो जो पर्सन है वो नॉर्मल रहेगा। ऐसी कोई कंडीशन उसको कि लाइफ थ्रेटनिंग जो कंडीशन है उसके अंदर नहीं होगी। ठीक, अगर उसको ये चीजें नॉर्मल मिलती रही, ऑक्सीजन नॉर्मल मिलती रहे, हाई अल्टीट्यूड पे वो ना जाए। ठीक है, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड पे क्या होता है कि जो O2 है वो कम होती है। क्लियर। अब देखिए कि ये जो इंडिविजुअल होता है, हेटेरोजाइगस जो होता है, ये क्या होता है, कैरियर्स होते हैं। बेसिकली क्या होते हैं, हेटेरोजाइगस जो होते हैं ये कैरियर्स होते हैं, ये अफेक्टेड नहीं होते हैं, कैरियर्स होते हैं। ठीक, क्योंकि अफेक्टेड जो है वो तो मर ही जाएगा 20 साल में। ठीक है, और अफेक्टेड किसको मानेंगे हम लोग, जिसके अंदर होमोजाइगस कंडीशन है। आइए हम लोग क्या करते हैं, इसको पेडिग्री की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, एक और क्या करते हैं, क्रॉस करवाते हैं दो हेटेरोजाइगस के बीच में। ठीक, तो उसके अंदर क्या देखने मिलेगा कि हमें HBAA, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया कि HBA को HBAA से शो कर दिया। ठीक है, और हमें हेटेरोजाइगस बनाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक A को S से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर भी क्या करेंगे हम लोग, HBA और HBS। ठीक है, इस टाइप से हम लोग शो कर सकते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन को। तो जब इनके बीच में क्रॉस करवाया जाता है, जब इनके बीच में क्रॉस करवाया जाता है, तब हमें वहां पर देखने को मिलता है कि नॉर्मल जो प्रोजेनी है, ठीक है, वो हमें देखने को मिलती है 25%। 25% हमें क्या है, नॉर्मल प्रोजेनी देखने को मिलती है। क्लियर। और यहाँ पर एक कंडीशन और है कि जो सिकल सेल प्रोजेनी होती है वो हमें देखने को मिलती है 25%। क्या होती है कि हमें 25% वो भी देखने को मिलती है। लेकिन जो हेटेरोजाइगस होते हैं वो क्या है, वो हमें 20%, सॉरी, हमें क्या देखने को मिलते हैं, 50% वो देखने को मिलते हैं। मतलब ये कंडीशन उसके अंदर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, HBA HBS वाली। क्लियर। हेटेरोजाइगस हमें इंडिविजुअल देखने को मिलती है। क्लियर। तो यहाँ पर बेसिकली होगा क्या कि ये लिथल जीन है। ठीक है, यहाँ पर लिथल कॉम्बिनेशन बनता है एक्चुअल में। तो जो ये वाले इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, इनकी डेथ हो जाएगी तो हमें जो फिनोटाइप मिलेगा, ठीक है, या हमें जो रेशो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2:1 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 क्या है, हेटेरोजाइगस हैं, और 1 क्या है, नॉर्मल है। यहाँ पर 2 क्या है, हेटेरोजाइगस हैं, और 2 क्या है, हेटेरोजाइगस है, और 1 क्या है, नॉर्मल है। क्लियर। और ये जो पर्सन होता है होमोजाइगस कंडीशन वाला, ये एडल्ट जब होता है 20 साल की एज में ये मर जाता है। ठीक, तो ये फिनोमिना होता है बेसिकली इनहेरिटेंस का,
सिकल सेल के अंदर। ठीक है, एक बात और ध्यान रखें कि जो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स होते हैं जिसके अंदर आरबीसी नॉर्मल शेप भी होती है और क्या होती है, सिकल शेप भी होती है, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि जो ऐसे रीजन्स हैं जैसे अफ्रीका का रीजन है जहां पर मलेरिया जो है वो काफी ज्यादा कंडीशन में पाया जाता है। ठीक, मलेरिया की जो डिजीज है वो ज्यादा देखने को मिलती है हमें। तो वहां पर क्या होता है कि ये जो ट्रेट है, ये जो ट्रेट है कौन सा, सिकल सेल। ठीक है, हम बात करें हेटेरोजाइगस के अंदर, ये सेलेक्ट हुआ है, नेचर ने इसको सेलेक्ट किया है। क्यों? क्योंकि वहां पर मलेरिया ज्यादा होता है। अब मलेरिया जब होता है तो क्या होता है, जो मलेरिया का पैथोजन होता है, ठीक है, जो प्लाज्मोडियम होता है वो किसके ऊपर अपना इफेक्ट डालता है, आरबीसी के ऊपर अपना क्या करता है, इफेक्ट डालता है। ठीक है, आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। तो यहां पर क्या होता है कि ये जो नॉर्मल इंडिविजुअल है इसके अंदर क्या होगा, नॉर्मल भी होंगी आरबीसी और सिकल शेप भी होंगी। ठीक है, सिकल शेप भी होंगी। तो क्या होगा कि इसको बेनिफिट मिल जाता है एज कंपेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल। ठीक है, जिसके अंदर एच बी ए कंडीशन बनती है, तो उससे इसको बेनिफिट मिलता है मलेरिया के अंदर रेजिस्टेंस लेने में। ठीक है, तो जो मलेरिया है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन को कम होता है। ये था सिकल सेल एनीमिया के बारे में। आइए बात करते हैं अल्केप्टोन्यूरिया के बारे में। अल्केप्टोन्यूरिया, ये एक्चुअल में हम जो सारे के सारे एग्जांपल पढ़ रहे हैं किसके एग्जांपल्स हैं, इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म के एग्जांपल हैं अल्केप्टोन्यूरिया। ठीक, अल्केप्टोन्यूरिया कब होता है, जब एक सब्सटेंस अल्केप्टोन इसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है। ठीक है, इसका मेटाबॉलिज्म जब बॉडी नहीं कर पाती है तब क्या होता है कि अल्केप्टोन्यूरिया हो जाता है। ठीक, अल्केप्टोन को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजेंटेसिक एसिड भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, होमोजेंटेसिक एसिड। ठीक, क्या बोलते हैं, होमोजेंटेसिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक, अब ध्यान से बात सुने, जो अल्केप्टोन है या फिर होमोजेंटेसिक एसिड है, जब ये मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा तो यूरिन के साथ में क्या होगा, इसका एक्सक्रीशन होगा। क्या होगा, यूरिन के साथ में इसका एक्सक्रीशन होगा। ठीक, और जब इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है, जब एल्केप्टोन का ऑक्सीडेशन होता है, जब ये एयर के टच में आता है, तब ये क्या हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। इसलिए इस डिजीज को क्या बोलते हैं, ब्लैक यूरिन डिजीज भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लैक यूरिन डिजीज। ठीक, अब ये क्यों होता है, क्योंकि एल्केप्टोन मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है। अब क्यों मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां पर एक एंजाइम, कौन सा, होमोजेंटेसिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं होता है। ठीक, लिवर के अंदर जो सेल्स होती हैं बेसिकली वो क्या करती हैं, नॉर्मल कंडीशन के अंदर, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर वो होमोजेंटेसिक एसिड ऑक्सीडेज जो एंजाइम है इसका यूज करती हैं और होमोजेंटेसिक एसिड या फिर एल्केप्टोन को क्या करती हैं, मेटाबोलाइज करती हैं। ठीक है, इसका यूज किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और इसको क्या किया जाता है, वाटर और CO2 के रूप में जो एंड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ये हमें मिल जाते हैं जब इसको मेटाबोलाइज किया जाता है। लेकिन अगर ये एंजाइम प्रेजेंट नहीं है तब क्या होगा कि एल्केप्टोन जो है ये बॉडी के अंदर जो कार्टिलेज टिश्यू होते हैं, ठीक है, जो कार्टिलेज होता है बेसिकली वहां पर एक्यूमुलेट होने लग जाता है। अब कार्टिलेज कहाँ पे होता है, ईयर में होता है, नोज में होता है। ठीक है, तो इनका कलर भी क्या हो जाता है कि थोड़ा डार्क कलर का हो जाता है। ठीक है, थोड़ा ब्लैकिश कलर हो जाता है। इसके अलावा हमारे कार्टिलेज और कहाँ पे होता है, जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं वहां पर भी क्या होता है, कार्टिलेज होता है। और इससे फिर हमें क्या देखने मिलती है कि मिल्ड अर्थराइटिस की कंडीशन देखने मिलती है। ठीक, जोड़ों में दर्द रहने की जो कंडीशन है वो देखने मिलती है। ठीक, अर्थराइटिस की कंडीशन देखने मिलती है। ये है अल्केप्टोन्यूरिया। ठीक है, इसको डिस्कवर किया था 1902 में, अल्केप्टोन्यूरिया को डिस्कवर किया था 1902 में गैरोड ने। किसने, गैरोड ने डिस्कवर किया था। ठीक, और अगर इसके हम लोग बात करें कि इनहेरिटेंस की, तो इसको जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, एक नॉर्मल जो जीन होता है एच जीन, ठीक है, वो इसको कंट्रोल करता है। अगर इसके अंदर क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए और वो म्यूटेशन कभी क्या हो जाए, होमोजाइगस कंडीशन के अंदर अपने आप को प्रोवाइड कर ले। ठीक है, मान लीजिए जब इसके अंदर एच के अंदर म्यूटेशन होगा तो स्मॉल एच का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, रिसेसिव अलील का फॉर्मेशन करेगा और जब ये रिसेसिव अलील अपने होमोजाइगस कंडीशन में आते हैं तब ये अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अगर ये हेटेरोजाइगस है तभी ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा अल्केप्टोन्यूरिया, क्योंकि तब क्या होगा, ये एंजाइम बन जाएगा। ठीक,
इसके बाद में जो नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल लेने वाले हैं वो एल्बिनिज्म का है। ठीक, एल्बिनिज्म भी क्या है, एक इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म ही है। एल्बिनिज्म के अंदर हमने बेसिकली देखा था कि जो लियोट्रोपिक जीन है, ठीक है, वो क्या होता है, इसके लिए जरूरी होता है। बेसिकली एल्बिनिज्म कब होता है, जब टायरोसिन जो है उससे जो मेलानिन है वो नहीं सिंथेसाइज हो पाता। ठीक, एल्बिनिज्म कब होता है, जब टायरोसिन से जो मेलानिन है वो सिंथेसाइज नहीं हो पाता। क्लियर। तो अगर मान लीजिए फेनिल एलानिन के कंडीशन में भी हमें एल्बिनिज्म हो सकता है, क्योंकि वहां पर टायरोसिन नहीं बन पाएगा। ठीक, और अगर टायरोसिन प्रेजेंट है वैसे, ठीक है, अगर टायरोसिन प्रेजेंट है, ठीक, अगर टायरोसिन प्रेजेंट है तो टायरोसिन किसके अंदर चेंज होता है, सबसे पहले जो टायरोसिन है इसको चेंज किया जाता है डाईहाइड्रोक्सी फेनिल एलानिन के अंदर। किसके अंदर, डाईहाइड्रोक्सी फेनिल एलानिन के अंदर, 3,4 डाईहाइड्रोक्सी फेनिल एलानिन के अंदर। ठीक, फेनिल एलानिन में कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर, किसको, टायरोसिन को। और उसके बाद में जो डाईहाइड्रोक्सी फेनिल एलानिन है इससे मेलानिन को सिंथेसाइज किया जाता है। इससे फिर क्या किया जाता है, मेलानिन को बनाया जाता है। ठीक है, मेलानिन को सिंथेसाइज किया जाता है। क्लियर। अब सपोज करें अगर टायरोसिन को 3,4 डाईहाइड्रोक्सी फेनिल एलानिन के अंदर कन्वर्ट ना किया जाए तो क्या मेलानिन बनेगा, तब मेलानिन नहीं बनेगा। ठीक है, और इसके लिए जो एंजाइम होता है वो कौन सा चाहिए होता है, टायरोसिनेज चाहिए होता है। कौन सा, टायरोसिनेज। ठीक है, तो टायरोसिन जो है वो मेलानिन का सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा जब टायरोसिनेज जो है वो एब्सेंट है। ठीक है, मतलब अगर टायरोसिनेज एंजाइम को कोड करने वाले जीन्स के अंदर म्यूटेशन हो जाए तब टायरोसिनेज नहीं बनेगा और तब हमें एल्बिनिज्म की कंडीशन जो है देखने को मिलेगी। ठीक, इसके अंदर बेसिकली होता है क्या है कि विजन जो होता है वो भी पुअर हो जाता है, क्योंकि जो स्किन है, ठीक, वो एकदम व्हाइट कलर की हो जाती है। ठीक है, हेयर्स हैं वो ब्लैक नहीं रहते, वो भी व्हाइटिश कलर के हो जाते हैं। इसके अलावा जो कॉर्निया है, ठीक है, कॉर्निया है उसको परफेक्ट डलता है, जिसके कारण जो विजन है वो इफेक्ट हो जाता है, मतलब पुअर विजन होता है उनका। ठीक, जिनको एल्बिनिज्म होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टे सैक डिजीज की। ठीक, टे सैक डिजीज की। ठीक, टे सैक डिजीज को डिस्कवर किसने किया था, बेसिकली टे ने किया था। किसने, टे ने डिस्कवर किया था, वारन टे ने 1881 के अंदर। वारन टे ने क्या किया, इसे डिस्कवर किया 1881 के अंदर। ठीक है, ये क्यों होती है, जब फैट मेटाबॉलिज्म जो है वो अफेक्टेड हो जाता है। फैट मेटाबॉलिज्म जो है वो अफेक्टेड हो जाता है, तब क्या होती है, हमें टे सैक डिजीज हो जाती है। ठीक, टे सैक डिजीज के अंदर बेसिकली होता क्या है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अफेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, उनमें डैमेज होता है, किसके अंदर, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। और जब इनके अंदर डैमेज होता है तब क्या हो जाएगा, पैरालिसिस की कंडीशन बन जाएगी। क्या हो जाएगा, पैरालिसिस की कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, और जब पैरालिसिस की कंडीशन बन जाएगी तो 3 से 4 ईयर के बाद में जो इंडिविजुअल होता है, ठीक है, बर्थ के बाद में 3 से 4 जो ईयर का जो बच्चा होता है उसकी डेथ हो जाती है। ठीक, और इसका कोई इलाज भी नहीं है एक्सेप्ट जीन थेरेपी, क्योंकि अगर हम जो म्यूटेटेड जीन है उसकी जगह हेल्दी जीन लाके इंट्रोड्यूस कर दें तब इस बीमारी से बचा जा सकता है। ठीक, तो अल्काप्टोन्यूरिया हमने पढ़ लिया है, इसके बाद में हमने एल्बिनिज्म को भी समझा एंड देन टे सैक डिजीज को देखा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं टायरोसिनोसिस। क्या, टायरोसिनोसिस। ठीक, टायरोसिनोसिस। ठीक, टायरोसिनोसिस के अंदर क्या होता है, अगर टायरोसिन को मेटाबोलाइज ना किया जाए, ठीक, तब क्या होता है कि बॉडी के अंदर ये एक्यूमुलेट होने लग जाता है। क्या होता है, एक्यूमुलेट होने लग जाता है। एक्यूमुलेट होने के कारण क्या होता है बेसिकली कि इससे यूरिन के साथ में क्या हो जाता है कि यूरिन के साथ में बॉडी से बाहर एक्सेस अमाउंट के अंदर जब ये होता है तो यूरिन के साथ में बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ठीक, लेकिन एक्यूमुलेटेड कब होगा, जब एक एंजाइम एब्सेंट होगा। कौन सा, टायरोसिन ट्रांसएमिनेज। कौन सा, टायरोसिन ट्रांस एमिनेज जो एंजाइम है, अगर ये एब्सेंट होगा तब क्या है कि जो टायरोसिन है ये मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा। ठीक, टायरोसिन मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा और उससे क्या हो जाएगा, टायरोनोसिस की कंडीशन बन जाएगी। हालांकि ये इतना ज्यादा सीवियर नहीं होता है। ठीक है, इसके हार्मफुल इफेक्ट इतने ज्यादा नहीं होते हैं। तो ये था हमारा इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म।